अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे फॉर डिटर्मिनिंग कॉस्ट। क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू का असूल हमने पढ़ा था, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हम हर इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, हर इन्वेंट्री की एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, और फिर कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा उसमें उस पर इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। कॉस्ट और एनआरवी की कंपैरिजन की एक इलस्ट्रेशन हमने देखी थी, और फिर हमने कॉस्ट डिटरमिन करने के दो तरीके फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड, इन पे बात की थी। इसमें हमने जो शेड्यूल सीखा था फाइफो और एवको का, उसको मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर दूं कि उस शेड्यूल में हम यहाँ पे जो ये रिसीट की कॉस्ट ले रहे हैं, रिसीट की जो कॉस्ट ले रहे हैं, रेट ले रहे हैं, ये वो रेट है जो कॉस्ट के शेड्यूल में हमने निकाला था। इस तरह बनता है कि सप्लायर को क्या पे किया, ड्यूटीज़ कितनी पे की, वो सारी चीज़ें डाल के ये रेट निकाला जाता है। ठीक है, ये शेड्यूल कॉस्ट पे मेंटेन किया जा रहा है, और इसमें जो रिसीट की ये जो कॉस्ट एंटर की जाती है, ये उस शेड्यूल के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है। ये जो शेड्यूल हमने ये देखा था, ठीक है। स्टोर लेजर कार्ड रॉ मटेरियल का भी मेंटेन किया जाएगा, स्टोर लेजर कार्ड फिनिश गुड्स का भी मेंटेन किया जाता है। वर्क इन प्रोसेस के स्टोर लेजर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सब ने जाना है और फिर इकट्ठा ही सब ने फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र हो जाना है। यहाँ से रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, इनमें लेबर और ओवरहेड का खर्चा ऐड होता है, एब्जॉर्ब होते हैं ओवरहेड, और फिर ये कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में चले जाते हैं। तो कंज्यूम रॉ मटेरियल से हो रहे होते हैं, कंज्यूम फिनिश गुड से चीज़ें हो रही होती हैं या सेल हो रही होती हैं। वर्क इन प्रोसेस में सिर्फ टेम्परेरी स्टे होता है, टेम्परेरी चीज़ें यहाँ पहुँचती हैं, फिनिश में कन्वर्ट होती हैं और यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो हम जो मेन जो स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करते हैं, उन आइटम्स के लिए मेंटेन कर रहे होते हैं जो हमारी साथ साथ कंज्यूम हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल भी होता है, जिसमें फिनिश गुड्स भी होता है। ये कार्ड रॉ मटेरियल के भी मेंटेन किया जाएगा, ये कार्ड फिनिश गुड्स के लिए मेंटेन किया जाएगा। ये कार्ड हर आइटम के लिए अलग-अलग मेंटेन किया जाता है। रॉ मटेरियल की आपकी 10 आइटम है तो ये 10 कार्ड मेंटेन किए जाएंगे। फिनिश गुड्स की आपकी 4 आइटम है, 4 कार्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन हम एक कार्ड मेंटेन करना सीख लेंगे तो हम 10 भी मेंटेन कर पाएंगे। तो हमने फाइफो के तहत ये लेजर कार्ड कैसे मेंटेन करना है उस पर बात की थी। हमने एफको के तहत ये लेजर कार्ड कैसे मेंटेन करना है उस पर बात की थी। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 फाइफो और एफको पे की थी। कोई सवाल कल के लेक्चर से? जी, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी कल के लेक्चर से? अच्छा जी, एक रिवीजन एक्टिविटी करते हैं ज़रा ये फाइफो एफको की, और फिर ज़रा हम थोड़ी सी कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन है उसको भी देखेंगे। ये एक बेसिक एक्टिविटी है, इलस्ट्रेशन 4। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर एक कम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी है उस पर काम करेंगे। ये इलस्ट्रेशन 4, इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? डिटर्मिन कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री इन हैंड एट द एंड यूजिंग फाइफो एंड एफको। फाइफो एफको के तहत, दोनों के तहत हमने शेड्यूल बनाना है। हमें डाटा दिया गया है, फर्स्ट जनवरी ए लिमिटेड हैड एन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स विच कॉस्ट ₹5 ईच। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इट मेड फॉलोइंग परचेजेज। ये परचेजेज हैं जी 15 मार्च, 10 जून, 7 सितंबर, 12 नवंबर की। और ड्यूरिंग द ईयर इट आल्सो सोल्ड 12,500 यूनिट्स एज फॉलोज। ये जनाब आपके यूनिट सोल्ड हैं डिफरेंट डेट्स में। अच्छा, यहाँ से जो हमें आइडिया हुआ कि यूनिट ख़रीदे गए हैं और बेचे गए हैं। ख़रीद के बेचना किस बिज़नेस का काम होता है? ट्रेडिंग का। तो यहाँ पता लग रहा है ये बिज़नेस ट्रेडिंग बिज़नेस है। तो ट्रेडिंग बिज़नेस में रॉ मटेरियल नहीं होता, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है। रॉ मटेरियल तो उस बिजनेस में होता है जिसने मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल नहीं होता। ट्रेडिंग बिजनेस में अलहदा से फिनिश गुड का अकाउंट नहीं होता, क्योंकि फिनिश गुड नॉर्मली हम उसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट वाइज हमने प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिनको हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये तो प्रोडक्ट वाइज अकाउंट है। अच्छा जी, हमें अब उसने थोड़ा सा डाटा डिफरेंटली प्रेजेंट किया। हमें सबसे पहला जो काम करना होता है, इस डाटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि हमसे गलती ना हो, क्योंकि हमने ये डाटा रिसीट इश्यूज डेट वाइज अरेंज करनी है ना। तो अब रिसीट इधर पड़े हुए हैं, सारे इश्यूज इधर पड़े हुए हैं, तो पहले कोई रिसीट होगा, फिर इश्यूज होगा, फिर रिसीट होगा, इश्यूज होगा। तो हम इसको एक दफ़ा तरह सोच के नंबर लगा देते हैं
जैसे सबसे पहले तो यकीनन हमें ये बैलेंस पोस्ट करना है, फिर 15 मार्च की ट्रांजैक्शन है, फिर 9 मई की है, फिर 10 जून की है, फिर 25 जुलाई है, 7 सितंबर, 18 अक्टूबर, 12 नवंबर, 23 नवंबर एंड 12 दिसंबर। ये जो ट्रांजैक्शन है हमारी, हमने इस सीक्वेंस में इनको रिकॉर्ड करने हैं FIFO के तहत और एफओ के तहत, ठीक है जी। तो इस तरह हम रिकॉर्ड करते चलेंगे और हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जी। हम कल हमने जो फॉर्मेट सीखा था उसी को अप्लाई करेंगे जी। हम यहाँ पे हमने कहा था जी हम एक कॉलम डेट का लेते हैं यहाँ पे, स्केल ही नहीं सीधा हो रहा। एक कॉलम हम डेट का लेंगे, उसके बाद हम 3 हिस्से करेंगे रिमेनिंग पेज के, और फिर हर 3 हिस्से में 3 फर्दर कॉलम बनाएंगे। दिस इज व्हाट वी लर्न। रिसीट की जगह हम यहाँ पे परचेजेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ परचेजेस की टर्म यूज़ हो रही है। यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पे बैलेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई इसमें हर्ज नहीं है। जैसे उसने डाटा की टर्म यूज़ की हम वैसे ही इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। रिसीट इश्यूज़ बैलेंस लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अच्छा जी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा 1 जनवरी का, 1 जनवरी का। और हमारे पास 1 जनवरी को 1000 यूनिट्स हैं। 5 रुपीज़ के हिसाब से 5000 रुपीज़ के बनते हैं। हमने सीखा कि भाई हर बैलेंस की अपडेशन के बाद ट्रांजैक्शन क्लोज। 1 जनवरी को सिर्फ बैलेंस हमने नोट डाउन किया है, हमने उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन क्लोज की। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी जी 15 मार्च की रिसीट है। 15 मार्च की रिसीट परचेजेज़ हैं जो कि 3000 यूनिट्स हैं। 5.5 के हिसाब से 16,500 है। अब हमने बैलेंस कॉलम हर रिसीट और इशू के बाद अपडेट करना होता है, और हम FIFO मेथड में हमने सीखा हुआ है कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक बैलेंस कॉलम में सबसे पुरानी लॉट सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे पास अब 1000 यूनिट्स की एक लॉट पड़ी हुई है 5 रुपये के हिसाब से 5000, और एक और लॉट हमने बाय कर लिया 3000 यूनिट्स की 5.5 के हिसाब से जो कि 16,500 की है। ये जी 2 लॉट्स हैं, 2 लॉट्स बैलेंस कॉलम में अपडेट की। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सब टोटल करना ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे लिए मजबूरी नहीं है। एवको में सब टोटल करना मजबूरी है बैलेंस, क्योंकि हमने नया एवरेज रेट निकालना होता है ना, तो वहाँ पे हमें सब टोटल करना हर परचेज के ऊपर ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कोई एवरेजिंग नहीं करनी, कोई ज़रूरी नहीं है। 2 ज़्यादा लॉट्स भी पड़ी रहें तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 9 मई की हमारी सेल है। 9 मई कितने यूनिट्स? 500 यूनिट्स। तो ये 500 यूनिट जो जाएंगे पहली लॉट से जाएंगे। 500 यूनिट्स हम 5 रुपीज़ वाले इशू कर देंगे। 2500 निकल के यहाँ से इनकी कॉस्ट। अब 500 यूनिट्स पहली लॉट के रह गए हैं 5 रुपीज़ वाली के, और 3000 यूनिट्स हमारे पास दूसरी लॉट 5.5 वाले के भी इंटैक्ट हैं। ये जी 9 मई की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, 9 मई का बैलेंस अपडेट हुआ। इसके बाद 10 जून की रिसीट आएगी। तो 10 जून को परचेज है कितने यूनिट्स? 5000। किस रेट पे?
6 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 के बने। अब हमारे पास 3 लॉट्स हो गई हैं, एक 500 यूनिट्स 5 रुपीज़ वाली, एक 3000 यूनिट्स 5.5 वाली, और एक आपकी तीसरी लॉट जो नहीं खरीदी आपने 5000 6 रुपीज़ वाली 30,000। ये बैलेंस अपडेट हुआ 3 लॉट्स के हिसाब से, क्लोज हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखनी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे पहली लॉट हमारे पास 5 रुपये वाली पड़ी है, दूसरी लॉट हमने 5.5 की खरीदी है, तीसरी लॉट हो सकता है फिर 5 की आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 वाली लॉट्स इकट्ठी कर देनी है, हमने हर लॉट को अलग-अलग ही रखना है। यहाँ पे एक 5 की लॉट रहेगी, फिर 5.5 की लॉट होगी, फिर तीसरी लॉट 5 की आ जाएगी। बेशक रेट दोबारा वही पुराने वाला आ जाए, हमने इनको इकट्ठे नहीं करना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हर लॉट को अलग-अलग रखो, सबसे पुरानी लॉट सबसे ऊपर, सबसे नई लॉट सबसे नीचे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी। तो 10 जून के बाद ट्रांजैक्शन क्या है जी? 25 जुलाई की सेल है, 25 जुलाई की सेल है जी। कितने यूनिट्स? 3000 यूनिट्स। अब 3000 यूनिट्स में से 500 तो ये जाएंगे और 2500 यहाँ से जाएंगे। तो जनाब 500 यूनिट्स जाएंगे 5 वाले और 2500 जाएंगे 5.5 वाले, तो ये 2500 13750। इन हैंड बचे हमारे पास 500 5.5 वाले और 5000 6 रुपीज़ वाले 2750 एंड 30,000। लीजिए जी, ट्रांजैक्शन इश्यूज पोस्ट किए और बैलेंस अपडेट कर दिया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी यहाँ पे? जी, मज़ीद टेबल को आगे चलना है तो इसको एक्सटेंड करने के लिए मुझे ज़रा फिर लाइंस फर्दर एक्सटेंड कर लें जी ज़रा। अच्छा जी, 25 जुलाई के बाद नेक्स्ट डेट हमारे पास है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर को क्या ट्रांजैक्शन है जी? परचेज़ है 2500 यूनिट्स 7 रुपीज़ के हिसाब से 17500। फिर अपडेट होगा बैलेंस का कॉलम। 3 लॉट्स हमारे पास हो गई हैं, 2 लॉट्स पहले पड़ी हुई थी, एक 500 की, एक 5000 की, और अब ये एक नई लॉट आ गई 2500 यूनिट्स की 7 रुपये के हिसाब से 17,500 में। लीजिए जी, ये हमारे पास बैलेंस अपडेट हो गया। इसके बाद 18 अक्टूबर की सेल है, 3500 यूनिट सेल है। 3500 यूनिट्स में से 500 ये जाएंगे और 3000 3500 500 यहाँ से गए तो 3000 यहाँ से जाएंगे। तो जनाब 500 यूनिट्स आपके सेल हुए 5.5 वाले और 3000 यूनिट सेल हुए आपके 6 रुपीज़ वाले। तो ये जनाब 2750 बना और ये 18,000 बना। बैलेंस में क्या बचा? 2000 यूनिट्स बच गए 6 रुपीज़ वाले 12,000 के, और 2500 यूनिट्स बचे 7 वाले 17,500 के। तो ये जनाब हमने बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज की जी। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अहम चीज़ है आपके पास बैलेंस के कॉलम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लॉट्स पड़ी होंगी और इश्यूज़ के कॉलम में आप इसी ऑर्डर में यूनिट्स इशू किया करेंगे। जितने यूनिट्स चाहिए सबसे पहले पुरानी लॉट वो ख़त्म हो जाए, फिर अगली लॉट की बारी आएगी। तो उसी के मुताबिक हम चलते जा रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट 12 नवंबर को फिर परचेज़ है
12 नवंबर को 1500 यूनिट्स 7.5 पे परचेज है जी, 1500 यूनिट 7.5 पे, 1500 यूनिट 7.5 पे परचेज है, 11250। हर परचेज या इशू के बाद बैलेंस कॉलम अपडेट होना है। बैलेंस कॉलम में फिर हमारी 3 लॉट्स इकट्ठी हो गई हैं। 2000 यूनिट्स 6 रुपीज़ के हिसाब से 12,000, 2500 यूनिट्स 7 के हिसाब से 17,500 एंड 1500 यूनिट्स 7.5 के हिसाब से 11,250। लीजिए जी, हर परचेज हर इशू के बाद बैलेंस कॉलम अपडेट एंड डेट क्लोज। अच्छा जी, इसके बाद 23 नवंबर और 12 दिसंबर के 2 इश्यूज़ हैं जी हमारे पास। परचेजेस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। 23 नवंबर का इशू कितने है जी? 4000। अब देखिएगा ज़रा, 4000 में 2000 यहाँ से जाएगा, 2000 यहाँ से जाएगा, तो 2000 इशू होंगे 6 रुपीज़ वाले और 2000 इशूज़ होंगे 7 वाले, 12,000 एंड 14,000। लॉट में हमारे पास बचे 500 7 रुपये वाले, 1500 7.5 वाले, ये 3500, 11,250। डेट इश्यूज रिकॉर्ड किए, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज। हमें यहाँ पे 4000 इशू करने थे 23 नवंबर को। हमारे पास जो लॉट्स पड़ी हुई थी 2000 यहाँ से निकाल दिए हमने ये वाले, और 2000 यहाँ से उठा दिए, तो 500 ये वाले बच गए 7 रुपये वाले, और 1500 हमारे पास 7 रुपये 50 वाले बच गए। दिस इज हाउ FIFO सिस्टम वर्क्स। लास्ट लॉट, लास्ट इशू 12 दिसंबर का है, और 12 दिसंबर को हम 1500 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 1500 में से 500 यहाँ जाएंगे, 1000 यहाँ से जाएंगे, तो 500 यूनिट्स 7 रुपये वाले और 1000 यूनिट्स 7.5 वाले, 3500, 7500। बैलेंस में बचेंगे 500, 7.5 वाले 3750। बैलेंस अपडेट, और ये जनाब यहाँ पे क्लोज होगी ट्रांजैक्शन। हमसे जो डिमांड की गई है, रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर एंड द इन्वेंट्री इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जनाब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड तो ये है जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड वो तो हमारे पास आ रही है जी, ये 500 यूनिट्स हैं, तो इसने कॉस्ट मांगी है, यूनिट्स नहीं मांगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ 500 यूनिट्स हैं, ये उनकी कॉस्ट है। और दूसरा उसने हमसे मांगा है कॉस्ट ऑफ इश्यूज, तो उसके लिए हम इस कॉलम का टोटल करेंगे 76500, और यूनिट्स का भी टोटल बता दें 12,500। तो हमसे उसने कॉस्ट ऑफ इश्यूज मांगी थी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इशूड या सोल्ड कह लीजिए इस केस में, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इशूड या सोल्ड है, और ये है यूनिट्स जो हमने बेचे हैं। तो 2 चीज़ें हमसे मांगी गई थी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इशूड या सोल्ड कह लीजिए, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड। 500 यूनिट्स इन हैंड है, 3750 इनकी कॉस्ट है, 12,500 यूनिट बेचे हैं, और 76,500 इनकी कॉस्ट है जी। FIFO मेथड के तहत हमने मेंटेन किया स्टोर लेजर कार्ड। कोई सवाल FIFO पे जनाब किसी बच्चे के ज़हन में? अच्छा जी, यही लेजर अब हम एफको के तहत एवरेज कॉस्टिंग मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड कह लें इसको, एवरेज कॉस्टिंग मेथड कह लें, एफको कह लें, एक ही बात है, उसके तहत मेंटेन करते हैं। तो एफको के तहत वही फॉर्मेट रहता है, जो हमारे कॉलम बनते हैं FIFO में, वही कॉलम हमारे यहाँ पे एफको में भी बनते हैं। एक कॉलम डेट का होता है, फिर टोटल एरिया के 3 हिस्से किए जाते हैं, और फिर हर हिस्से के फर्दर 3 हिस्से कर दिए जाते हैं क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट के लिए।
डेट, परचेजेस, सेल्स, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, अच्छा जी, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट वही 1 जनवरी का है। कितने यूनिट्स जनाब? 1000 यूनिट्स हैं, 5 रुपीज़ के हिसाब से 5000 के। बैलेंस अपडेट, डेट क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 मार्च की है। यहाँ पे आप 3000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 5.5 के हिसाब से। कितने बने? 16,500। हमने एवको मेथड में असूल पढ़ा है, हर परचेज के ऊपर नया एवरेज कॉस्ट। नई एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है कि आप एग्जिस्टिंग यूनिट्स की कॉस्ट लीजिए और नए यूनिट्स की कॉस्ट लीजिए, सम कीजिए यूनिट्स की कॉस्ट 21,500, सम कीजिए यूनिट्स के नंबर 4000 और नया रेट डिटर्मिन कर लीजिए यहाँ से जी 5.38 जी। ये जनाब नई एवरेज कॉस्ट हमने एवको में सीखा। हर परचेज के ऊपर नया एवरेज रेट डिटर्मिन करना है। नया एवरेज रेट डिटर्मिन करने का तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, न्यू यूनिट्स परचेज्ड, इनको सम करो। एग्जिस्टिंग यूनिट्स इन हैंड प्लस यूनिट्स परचेज्ड, इन दोनों को सम करो। टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स डिवाइड विद टोटल यूनिट्स, एवरेज रेट ने आपके पास आ गया। हम ये डायरेक्ट सम करके लिख सकते हैं? ये 1000 और 3000 दिखाना जरूरी है? जनरली मैंने फिर इसमें एक फिर आपको कहूँगा एग्जामिनर गाइडलाइन ले लिया करें। हमें कोई पास पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा, हम उसमें देख लेंगे, बट मुझे लगता है कि शायद इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर हमें एग्जामिनर सोल्यूशन को मिले जिसमें उसने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सम करके नया एवरेज रेट निकाल के लिखा हो तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन इस तरह बेस पे हमें क्वेश्चन यहाँ पे बड़े रेयर नज़र आएंगे, हमें क्वेश्चन बड़े रेयर नज़र आएंगे इस तरह के, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा आपका डिटेल में टेस्ट हो जाता है वहाँ पे R1 में, इंट्रो में वहाँ पे टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे हम इसको नॉलेज सिर्फ लेते हैं एक तो रिफ्रेशर के लिए, क्योंकि लेकिन इसकी हमने टर्मिनोलॉजीज आगे कहीं यूज़ करनी होती हैं, कहीं छोटी छोटी सी वर्किंग हमें इस पैटर्न पे बनानी पड़ती है। हमें क्वेश्चन इस पैटर्न पे हम कम एक्सपेक्ट करेंगे आएगा, हमें कुछ वर्किंग इस पैटर्न पे बनाने की जरूरत पड़ जाती है, जिसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए होती है। तो इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन पास पेपर क्वेश्चन पर जाएंगे तो शायद हमें इस अंदाज के पास पेपर क्वेश्चन मिले ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसे प्रेजेंट करना बेहतर है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट में सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है अगर हम डायरेक्ट भी लिख दें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, कोई बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं होने वाला जी। एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी। 15 मार्च के बाद अगली कहानी क्या है? 9 मई, और 9 मई को इशू है 500 यूनिट्स। तो हमने सीखा हुआ जी एवको मेथड में एक दफ़ा एवरेज रेट निकाल लिया तो सारे इशूज़ फिर उस नए एवरेज रेट पे किए जाते हैं। 2690 और 3500 बचेंगे इन हैंड 5.38 के हिसाब से 18830। और इसमें मैंने आपसे कहा था राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ सकता है, उसकी आपने वरी नहीं करनी, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डिफरेंस नज़र आ रहा है, दिस प्लस दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, कोई इशू नहीं है, उसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। 9 मई के बाद जी 10 जून को ट्रांजैक्शन है और 10 जून को परचेज है। 5000 यूनिट्स की परचेज है, 6 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 बनते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी जो यूनिट्स पड़े हुए हैं 3500 पहले के पड़े हुए हैं, 5.38 के हिसाब से 18,830 के, 5000 हमने मज़ीद बाय कर लिए 6 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 के। बाद अब यहाँ पे हम ये रेट ना भी लिखें तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी।
हम देखते हैं हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गई है जी 48,830, टोटल यूनिट्स हो गए हैं 8500, तो नया रेट 5.74, दिस इज़ द न्यू रेट। अब हमें अगले तमाम इश्यूज़ इस नए रेट पे करने हैं। डेट परचेज पोस्ट की, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज। टेंथ जून के बाद 25 जुलाई सेल है जी। कितने यूनिट्स? 3000 यूनिट्स की सेल है और अब हम इसको 5.74 पे इशू करेंगे। 17220 हमारे पास इन हैंड रख गए 5500, 5.74 के हिसाब से 31570। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई इशू किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में, किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में, प्रिंसिपल पे कोई एतराज़, किसी बच्चे को गाइडेंस चाहिए, पूछिए। इश्यूज़ के बाद हमने नए रेट पे इशू करने हैं। जो लेटेस्ट रेट है उस पे इशू किया जाएगा हमेशा। जब भी इशू करने हैं लेटेस्ट रेट पे इशू किया जाएगा। जब भी इशू करने हैं लेटेस्ट रेट पे इशू किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन एवको मेथड। नेक्स्ट डेट जी 7 सितंबर। 7 सितंबर को परचेजेज हैं जी। 7 सितंबर को परचेजेज हैं 2500 यूनिट्स के, 7 रुपीज़ के हिसाब से 17500। अपडेट करेंगे 5500 पहले हमारे पास हैं 5.74 के हिसाब से 31570 में। 2500 मज़ीद हमने ख़रीद लिए 7 के हिसाब से 17500 में। अब इसको सम करेंगे, यूनिट्स हो गए हमारे पास 8000 और वैल्यू होगी ये सम 49070, 6.13। दिस इज़ द न्यू एवरेज रेट। एवरेज रेट नया आया, डेट क्लोज होगी। सात सितंबर के बाद नेक्स्ट 18 अक्टूबर सेल कितने यूनिट्स? 3500 यूनिट्स और ये अब होंगे 6.13 पे 21455। इन हैंड बच गए 4500, 6.13 के हिसाब से 27585। लीजिए जी, नए इशू जब भी इशू होने हैं लेटेस्ट रेट पे इशू होने हैं। ये जी अब लेटेस्ट रेट चल रहा था, इस पे इशू आया। हर परचेज के ऊपर नया रेट, और नया रेट जब आ जाए हर इशू लेटेस्ट रेट पे, लेटेस्ट एवरेज कॉस्ट जो हमने डिटरमिन की होती है, ये हमारा इसमें तरीका चल रहा है। 18 अक्टूबर के बाद नई ट्रांजैक्शन 12 नवंबर है। 12 नवंबर को क्या जी ट्रांजैक्शन? परचेजेज हैं 12 नवंबर को, परचेजेज हैं 1500 यूनिट्स की 7.5 के हिसाब से 1250। अब यहाँ पे हम ज़रा इसको जिस तरह आपके साथी ने कहा था उससे प्रेजेंट करते हैं इसको ज़रा स्मार्टली, कि हमने कहा जी यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे 4500 जमा 1500 6000 और वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 27585 जमा 11250 38835 और एवरेज रेट 6.47। ये हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्रेजेंटेशन की, जो को मुझे लग रहा है कि इस तरह पे प्रेजेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। एग्जामिनेशन में दिस शुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल। हमने प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, नया रेट उसके हिसाब से डिटर्मिन कर लिया। बस ख्याल ये करना है कि जब इस तरह वर्किंग करेंगे तो यू नीड टू बी, ठीक है आप टाइम तो ज़रूर सेव कर रहे हो, बट यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, सही वैल्यूज़ आप पिक करके रेट निकाल रहे हो। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड की, इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड की तो जनाब हमें 38,835 मिला।
इन यूनिट्स में ये यूनिट्स ऐड किए, हमें ये यूनिट्स मिल गए और हमने नया एवरेज रेट वैल्यू डिवाइड विद यूनिट्स करके निकाल लिया। 12 नवंबर के बाद आगे दो इश्यूज़ ही हैं। 23 नवंबर के इश्यूज़ हैं जी। 4000 यूनिट्स 6.47 पे जाएंगे। कितना जी? 25880। इन हैंड 2000 बचे 6.47 पे ही 12940। डेट क्लोज हुई है अभी। इसके बाद फिर इश्यूज़ हैं नेक्स्ट 12 दिसंबर के। कितने हैं जी? 1500 मज़ीद इशू हुए, ये भी 6.47 पे गए 9705। इन हैंड 500 बचे 6.47 पे 3235। लीजिए ये भी हमारी ट्रांजैक्शन क्लोज हुई। अब हमें जो मांगी गई है रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड, तो वो तो जनाब ये है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ईयर एंड पे क्या बची और कॉस्ट ऑफ इश्यूज लेने हैं तो उसके लिए आपको इस कॉलम का टोटल चाहिए 76950 और वही 12500 यूनिट्स हैं। 12500 यूनिट्स हैं लेकिन कॉस्ट उनकी अब डिफरेंट आई है। ये जनाब हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इशूड या इनको आप कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड भी कह सकते हो। ये हमारे पास क्या है, हमने FIFO के तहत भी ये वैल्यूज़ ली थी। हम देख सकते हैं वहाँ पर जाके FIFO के तहत ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। 76,500 है और यहाँ पे 76,950 है, मार्जिनली डिफरेंट है। यहाँ पे 3235 है और यहाँ पे 3750 है। सो FIFO मेथड फॉलो करें, एफको मेथड फॉलो करें, कॉस्ट ऑफ इशूज़ एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड डिफरेंट आते हैं। और बाय द वे यहाँ से हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इशूज़ जो कि P&L में जा रही है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो कि बैलेंस शीट में जा रही है, FIFO के तहत फ़र्क, एफको के तहत फ़र्क। जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फ़र्क होगी तो यकीनन प्रॉफिट भी फ़र्क आएंगे। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है कि वहाँ पे हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी प्रॉफिट्स डिफरेंट आते हैं दोनों सिस्टम के तहत। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी जो भी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे हमारे प्रॉफिट्स उसके हिसाब से बदल जाते हैं। ये अमाउंट P&L में जाती है, ये अमाउंट बैलेंस शीट में जा रही है। P&L में गई वैल्यू, प्रॉफिट्स बदल गए जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? FIFO और एफको मेथड के तहत कैलकुलेशन एक बेसिक प्रिंसिपल, इसका नहायत आसान है। लेकिन अब इसी प्रिंसिपल को हम एक छोटी सी ट्विस्टेड एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम इस प्रिंसिपल को कितना अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। इलस्ट्रेशन 5 FIFO एफको की ये हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री सीखनी है। वैल्यूएशन तो हमने सीख ली, इस वैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है उस पर बात करेंगे और देन विल मूव टूवर्ड्स पास्ट पेपर क्वेश्चन जो कि इंशाअल्लाह कल का हमारा एजेंडा होगा। आज का हमारा एजेंडा सिर्फ एक और इलस्ट्रेशन को देखने हैं जो कि जिसमें थोड़े से ट्विस्ट हैं। दैट इज़ नॉट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इलस्ट्रेशन। ये जी इलस्ट्रेशन है हमारे पास, हमें डाटा दिया गया है आरिफ लिमिटेड का फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने की स्टोर ट्रांजैक्शन डेट वाइज हमें दी गई हैं। 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस से शुरू हुई है और उसके बाद आगे इशू रिसीट सारी कहानी है, वो कहानी बाद में देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑल अबव ट्रांजैक्शन इन स्टोर लेजर एंड वैल्यू मंथ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग FIFO। सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके बताइए मंथ एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बचती है आपके पास। आई थिंक यहाँ पे वैल्यू की जगह कॉस्ट या ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। वैल्यू तो होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है, तो यहाँ पे शायद कॉस्ट ज़्यादा मुनासिब वर्ड है।
ठीक है जी, तो हम इसको पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन स्टोर लेजर एंड डिटरमिन कॉस्ट ऑफ मंथ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग FIFO अप्रोच। तो ये ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट ऑफ मंथ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने डिटरमिन करनी है FIFO अप्रोच के तहत। तो हम करते क्या है कि हम पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे, उसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट तो यही रहेगा FIFO का। इलस्ट्रेशन नंबर 5। Date, receipts, issues and balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, starting point is 1st July and starting point is balance 25 units valued at 162.5. This is not the rate, this is value. Rate यहाँ से निकाल लो क्या 6.5. This is the rate. So balance हमने पोस्ट किया 1st जुलाई का, डेट क्लोज, क्योंकि 1st जुलाई का कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद ये 4 इशू है, FIFO मेथड से चल रहे हैं, ख्याल रखना है। 4 जुलाई को इशू है, कितने यूनिट्स? 8 यूनिट्स का इशू है। तो 8 यूनिट्स 6.5 के हिसाब से 52 के बने, बाकी बचे 17 यूनिट्स 6.5 के हिसाब से 110.50। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीट है 6 जुलाई की, 6 जुलाई की रिसीट है और कितने हैं जी यूनिट्स? 50 यूनिट्स 5.75 के हिसाब से, 50 यूनिट्स 5.75 के हिसाब से वैल्यू क्या बनी? 287.50। बैलेंस कॉलम अपडेट करेंगे, 2 लॉट्स हो गई हैं जी, एक 17 यूनिट्स की 6.50 110.50 और दूसरी लॉट 50 यूनिट्स की 5.75 287.50। रिसीट रिकॉर्ड की, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 जुलाई को इश्यूज हैं जी, कितने इश्यूज हैं? 12 यूनिट्स 6.5 वाले जाएंगे, कितने के बने? 78 और हमारे पास 5 यूनिट्स बच गए 6.5 वाले 32.5 और 50 यूनिट्स बच गए हमारे पास 5.75 वाले 287.50। बैलेंस अपडेट ट्रांजैक्शन के बाद डेट क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 10th को रिटर्न टू बी है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, रिटर्न टू बी हमने यहाँ पे जो रिसीट फ्रॉम बी हुई थी इसमें से गालबन कुछ यूनिट्स हमने रिटर्न कर दिए हैं, शायद हमने वसूल किए, लेटर ऑन इंस्पेक्शन हुई, उनमें कोई फॉल्ट नज़र आया, हमने वापस कर दिए। अब रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी ज़रा समझ लीजिए। ये यूनिट्स जब आए थे तो इनको कहाँ रिकॉर्ड किया गया था? रिसीट्स में।
तो इसको रिकॉर्ड करने का, रिटर्न को रिकॉर्ड करने का तरीका है कि रिसीट कॉलम में नेगेटिव फिगर ले लो, एक ये तरीका है। वैसे आप इश्यूज कॉलम में भी डाल सकते हो उसको, लेकिन इश्यूज कॉलम में डालने से क्या है कि इश्यूज में तो नॉर्मली हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ले रहे होते हैं ना, मटेरियल यूज ले रहे होते हैं। तो अगर हमने रिटर्न को भी इधर डाल दिया तो बाद में उसने हमसे पूछना है जी आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज बताओ, तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा भाई कहीं ये ना ऐड कर दें हम। तो इसलिए बेहतर तरीका प्रेजेंटेशन का यही रहता है कि रसीट्स में से वापस सप्लायर को ही गए हैं ना, इस्तेमाल तो नहीं किए, तो रसीट्स में से ही माइनस कर दीजिए। तो अब हम इसको कैसे अपडेट करते हैं? 7 जुलाई के बाद हमने 10 जुलाई को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, हमने 10 जुलाई को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। 10 यूनिट्स वापस जा रहे हैं, 10 यूनिट्स वापस जा रहे हैं, नेगेटिव होंगे, और ये यूनिट यकीनन यही वाले जा रहे हैं। उसने रेट हमें नहीं बताया, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि जो आखिरी खरीदे गए थे उन्हीं में से वापस जाएंगे ना, तो रेट हम यहाँ से उठा रहे हैं कि लास्ट परचेज में से यकीनन जा रहे हैं, 5.75 वाले हैं, अनलेस वो कुछ बताएगा कुछ और है, अनलेस वो कहे कि भाई ये यूनिट्स हमारे ओपनिंग स्टॉक वाले वापस जा रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो इसने कहा कि वापस किए, तो हम अज्यूम यही करते हैं भी आखिरी परचेज में से वापस गए। तो जनाब यहाँ पे हम 57.5 माइनस है, इसके बाद फिर बैलेंस कॉलम अपडेट होगा। 5 यूनिट्स तो 6.5 वाले ही पड़े हुए हैं, और अब 50 में से 10 वापस चले गए हैं, 40 रह गए हैं। इनकी वैल्यू 230.00। लीजिए जी, ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज की। तो परचेजेस की वापसी है। परचेजेस चूंकि रिसीट्स कॉलम में रिकॉर्ड किए जाती हैं, परचेजेस की वापसी को रिकॉर्ड करने का बेहतर तरीका है कि हम रिसीट कॉलम में ही नेगेटिव के तौर पे उसको पोस्ट करें। जी बेटा, आपके साथी का सवाल है रिटर्न करने हो, यूनिट्स अवेलेबल ना हो। बेटा रिटर्न हम तभी करेंगे जब यूनिट्स में कोई फॉल्ट होगा, फॉल्टी यूनिट्स है तभी हम रिटर्न करेंगे। तो फॉल्टी यूनिट्स हमने यूज़ नहीं किए होंगे, हमारे पास पड़े होंगे, ठीक है, हमारे पास जो यूनिट्स पड़े हैं वही हम रिटर्न कर सकते हैं। जो हैं ही नहीं, जो इस्तेमाल हो गए, वो क्यों रिटर्न करेंगे भाई हम? नहीं है उसका मतलब इस्तेमाल हो गया ना, इसका मतलब वो ठीक थे। तो जो फॉल्टी हैं वही हमारे पास पड़े होते हैं, वो यकीनन हमारे पास पड़े होते हैं फॉर रिटर्न। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, 10 जुलाई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12 जुलाई। 12 जुलाई को क्या कहानी है जी? इश्यूज हैं। कितने यूनिट्स? 15 यूनिट्स हैं। तो जनाब 5 इधर से जाएंगे, 10 इधर से जाएंगे, 5 जाएंगे 6.5 वाले 32.5 के, 10 जाएंगे यहाँ से 5.75 वाले 57.50 के, और हम इसके बाद बैलेंस अपडेट करेंगे। सिर्फ 30 यूनिट्स रह गए 5.75 वाले 172.50। अच्छा जी, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 12 के बाद 13 जुलाई। 13 जुलाई को मज़ीद इशूज़ हैं। कितने हैं जी? 13 जुलाई को 20 यूनिट्स मज़ीद इशू हो रहे हैं, तो एक ही लॉट पड़ी हुई है, उसी में से जाएंगे 5.75 के हिसाब से 115 10 बचे 5.75 57.5। ट्रांजैक्शन अप पोस्ट की, बैलेंस अपडेट किया और डेट क्लोज। अब ज़रा मज़ीद मैं लाइंस को एक्सटेंड कर लूँ, हमारी टेबल मेरा ख़त्म हो गया। अरे किसी ट्रांजैक्शन की लॉजिक समझना है, कोई वैल्यू की कैलकुलेशन समझना है, पूछिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वर्किंग है हमारी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक छोटी सी चीज़ एक नई हमने इलस्ट्रेशन में सीखी थी, दैट वाज रिटर्न ऑफ परचेजेज। तो हमने उसको देख लिया, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। आगे भी इस तरह की एक आध कोई नई चीज़ आएगी, उस पर भी हमारी डिस्कशन ज़रूर होगी, उसकी रिकॉर्डिंग पर भी हम बात करेंगे। नई चीज़ हमें यहाँ पर और भी मिलने वाली हैं। अच्छा जी, 13 जुलाई के बाद नेक्स्ट है जी 15 जुलाई। 15 जुलाई को रिसीट है जी एम, एक नए हमने परचेज की हैं। कितने यूनिट्स? 6.10 152.5। बैलेंस अपडेट करेंगे 10 यूनिट्स 5.75 वाले ऑलरेडी पड़े हुए हैं,
57.5 के, और 25 यूनिट्स मज़ीद आ गए 6.10 के, 152.50 के। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17 जुलाई को फिर इश्यूज आ गए, कितने यूनिट्स? 10 यूनिट्स। तो एक ही लॉट पड़ी हुई है, वही निकल जाएगी हमारी 5.75 वाली लॉट। 57.50, एक लॉट रह गई इन हैंड 25 वाली 6.10, 152.50। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, बैलेंस अपडेट किया, डेट क्लोज की। इसके बाद जी 17 जुलाई के बाद है जी 19 जुलाई, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एंड कंपनी। बी को जो ये यूनिट वापस किए थे ना, अब ये वापस आ गए। रिप्लेसमेंट, ये ख़राब थे, हमने वापस किए, इनकी रिप्लेसमेंट आई है। तो ये रिप्लेसमेंट हमें मिली है जी 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई को जो यूनिट्स वापस किए थे वही वापस आए हैं, उन्हीं रेट्स पे वापस आएंगे। ये इसके रेट उसने मैं बताया नहीं, बट इट इज़ अंडरस्टूड ये 5.75 पे आएंगे, 57.50 के हिसाब से आएंगे। ठीक है जी। अब हमें बैलेंस कॉलम अपडेट करना है। अब यहाँ पे फिर आपकी तरह तवज्जो चाहिए। बैलेंस कॉलम में अब हमारे पास एक लॉट ये पड़ी हुई है, एक लॉट ये आ गई। ऊपर कौन सी, नीचे कौन सी? 25 वाली पहले रिकॉर्ड होगी, 10 वाली बाद में रिकॉर्ड होगी। पहले में हम रिकॉर्ड कर लें, फिर इसकी लॉजिक भी मैं देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन है, 25 6.1 के हिसाब से 152.50, और उसके बाद 10 5.75 के हिसाब से 57.50। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसको अपडेट कर लिया और डेट क्लोज की। अच्छा, हमने बेशक ये यूनिट्स ख़रीदे पहले थे, इनसे पहले ख़रीदे थे, लेकिन फॉल्ट था, वापस कर दिए। अब ये यूनिट्स जब हमें आए हैं, इनके बाद आए हैं, तो इसलिए इनके बाद रखे जाएंगे। सीधा सा असूल है। ये यूनिट्स फिजिकली, ये यूनिट्स पुराने हैं, फिजिकली ये यूनिट्स नए हैं। हमारी फैक्ट्री में ये यूनिट्स पहले एंटर हुए और ये वाले यूनिट्स फ्रेश एंटर हुए हैं। अज्यूमिंग कि ये कोई पेरिशेबल आइटम है, एक्सपायरी जिनकी होती है, तो यकीनन इस आइटम की एक्सपायरी पहले आएगी, ये आइटम बाद में आई है, इसकी एक्सपायरी बाद में होगी। तो फाइफो का एक लॉजिक ये भी होता है, फाइफो का एक लॉजिक ये भी है कि जो पहले प्रोडक्ट आई पहले उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी शायद पहले आनी होती है, पेरिशेबल आइटम में डील कर रहे हैं, और जो बाद में आई उसको बाद में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे ये यूनिट चूँकि बाद में आए हैं, इनकी एक्सपायरी यकीनन इनसे बाद की है, इसलिए हम इनको नीचे प्लेस करते हैं। बेशक हमने ख़रीदा इनको सबसे पहले था, इनसे पहले था, लेकिन वापस चले गए थे। अब नए यूनिट्स उनकी जगह आए हैं, तो नए यूनिट्स आए हैं, नए यूनिट्स की जगह बॉटम पे रखा जाएगा बैलेंस कॉलम में। 19 जुलाई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 जुलाई। 20 जुलाई को क्या ट्रांजैक्शन है जी? ये भी एक नई ट्रांजैक्शन आई, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को जो इशू किए थे, दिस इज नॉट सेल, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमने प्रोडक्शन जो इश्यूज हैं, ये हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूनिट ज़्यादा चले गए। मटीरियल रिटर्न नोट पढ़ा था ना कल हमने, परसों मटीरियल रिटर्न नोट होता है, तो ये मटीरियल रिटर्न नोट MRN के थ्रू 5 यूनिट वापस आए हैं। तो जिस तरह हमने कहा था परचेजेस वापस की, इस कॉलम में लिख दो, इश्यूज वापस आए, इस कॉलम में लिख दो। तो जनाब 20 जुलाई को 5 यूनिट जो इशू किए थे वापस आए। अब ये कौन से यूनिट किस रेट के वापस आए? हमने तो भाई ये 5.75 पे भी इशू किए हुए हैं, हमने 6.5 पे भी इशू किए हुए हैं। ठीक है, हमारे तो इश्यूज के डिफरेंट रेट चल रहे हैं। तो ये कौन से वापस आए? क्वेश्चन या तो मैं बता दे कि भाई ये उस तरीके जो इशू किए थे ना वो वापस आए हैं, या तो क्वेश्चन में बताता कि जी ये जो इशू हुए थे वापस आए, ये वाले वापस आए हैं, या इसमें से वापस आए हैं, या इसमें से वापस आए हैं। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे जो लेटेस्ट इशू गया था ना इसमें से वापस आए। या तो क्वेश्चन बताए यहाँ पे कि जी रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन है, फलानी तारीख के जो इशू हुए थे उसमें से वापस आए। जब उसने वो नहीं बताया, हमें तो रेट भी चाहिए ना साथ, तो हम फिर अज्यूम करेंगे जो आखिरी इशू हुआ था ना उसमें से वापस आए हैं। हम इसको 5.75 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। कितना बना? 28.75 नेगेटिव रिकॉर्ड किया। अब हम बैलेंस अपडेट करना, यहाँ पे फिर आपकी तवज्जो चाहिए। बैलेंस अपडेट में अब ये हमारे पास स्टोर में वापस आ गया ना, स्टोर में ऐड होने हैं, इन्होंने बैलेंस में ऐड होने हैं। अब ये
कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे? इसमें ऐड होंगे, ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, कैसे? सबसे पहले आएंगे। ये जो यूनिट वापस आए हैं ये सबसे पहले बैलेंस कॉलम में आएंगे। क्यों? इस पे अभी हम बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों के जहन में इसका कोई क्वेश्चन आ रहा है, इस पे हम बात करते हैं। ये सबसे पहले आएंगे, ये तो हम डाल दें। इसके बाद हम फिर इस पे बात करते हैं भाई कोई रीज़न है तो क्यों ये सबसे पहले क्यों आ रहे हैं। लीजिए जी, बैलेंस कॉलम हमारा अपडेट हो गया। ये सबसे ऊपर हमने क्यों रखे, कौन बताएगा? क्योंकि ये सबसे पुराने यूनिट्स हैं। जो कॉन्सेप्ट एक्सपायरी का ज़हन में रखो, हमारी फैक्ट्री में तो सबसे पहले जितने यूनिट्स पड़े हुए हैं उनमें सबसे पुराने ये हैं। ये तो हम पहले इशू कर चुके थे, ये तो हमारी फैक्ट्री में ऑलरेडी आ चुके थे, इशू हुए थे, फैक्ट्री से वापस आए हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इन यूनिट्स से भी पुराने हैं ये यूनिट्स। तो इसलिए हमने इनको जो इशू से वापस आए हमने सबसे ऊपर इनको रखा कि भाई ये तो सबसे पुराने यूनिट्स हैं, इनको सबसे पहले इशू करना है हमने। बाकी यूनिट्स तो इनके बाद खरीदे गए हैं, इनको हम नीचे रखेंगे। इसको हमने जो परचेज इशू से वापसी आई सबसे ऊपर हमने प्लेस कर दिया। अच्छा जी, 20 जुलाई के बाद क्या है जी नई ट्रांजैक्शन? 22 जुलाई को ट्रांसफर है। तवज्जो से, ट्रांसफर है एक जॉब से दूसरी जॉब में। क्या ये यूनिट स्टोर के अंदर आए? स्टोर से बाहर गए? तो इनकी रिकॉर्डिंग स्टोर में क्यों करें भाई? वो तो उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में चले गए, हम तो स्टोर में बैठे हैं। हम तो स्टोर में रिसीट और स्टोर से इश्यूज का रिकॉर्ड रख रहे हैं। ये तो प्रोडक्शन के एक डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन के दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, इनका स्टोर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास ना ये रिसीव हुए हैं ना हमारे पास से ये इशू हुए हैं। तो हम तो रिसीट्स और इश्यूज इन द स्टोर को रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ, ना ये स्टोर में आए हैं ना ये स्टोर से गए हैं। सो जो ट्रांजैक्शन है 22 की, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड क्योंकि ये यूनिट्स ना स्टोर में आए ना स्टोर से गए। जी बेटा, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? ये नहीं बेटा, रेट तो मैंने न्यू तो नहीं लिया, मैंने रेट तो वही लिया, मतलब इश्यूज पुराने वाले, सबसे पुराने वाले इस कॉन्टेक्स्ट में बात करो कि इनसे पुराने हैं। पहली बात, मैंने रेट लेते हुए मैं उधर गया नहीं, मैंने रेट लेते हुए तो मैंने यहाँ पे बात की। मैंने ये वापस आए हैं, कौन सी लॉट से वापस आए हैं भाई? ये यहाँ से वापस आए हैं, यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए, यहाँ से आए, कहाँ से वापस आए? क्वेश्चन साइलेंट है। तो फिर मैंने आपको बताया, फिर हम अज्यूम करेंगे यहाँ से वापस आए, मोस्ट रिसेंट से। एक तो ये बात क्लोज होगी यहाँ पे कि जब वापसी हुई है तो वापसी में किस लॉट के इश्यूज में से वापस आए हैं। तो हमने कहा जी मोस्ट रीसेंट जो इशू हुआ था उसमें से ही वापस आए होंगे फिर। तो हमने ये बात यहाँ पे क्लोज कर दी। अब इसके बाद बात आती है कि भाई वापस तो आ गए, अब स्टोर के बैलेंस में ऐड करना है ना इनको। ऐड करते हुए इनको इन यूनिट्स के ऊपर रखें या नीचे रखें? अब वो बात हुई है भाई, ये जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स से तो पुरानी परचेज है ना, इन यूनिट से तो पुरानी परचेज में से है ना, तभी इशू हो गए थे पहले, क्योंकि हम इशू तो कर रहे हैं, पुरानी परचेज सबसे पहले इशू होते हैं। ये तो ऑलरेडी इशू हो चुके थे जो यकीनन इनसे पुरानी परचेज है। तो ये वाले यूनिट जो वापस आए हैं, चूंकि इनसे पुरानी परचेज के हैं, इसलिए इन यूनिट्स को इनसे ऊपर रखेंगे हम। सबसे पुरानी परचेज है ना, अब जो अवेलेबल है इनमें सबसे पुरानी परचेज है। वैसे तो पुराने भी थे, जो अवेलेबल यूनिट्स हैं उनमें सबसे पुरानी परचेज यही है, इसलिए हम सबसे ऊपर इसको रख रहे हैं। अच्छा जी, 22 जुलाई को हमने रिकॉर्ड नहीं करना, 26 जुलाई को फिर रिकॉर्ड करेंगे। 26 जुलाई को क्या ट्रांजैक्शन है? इशू है, 10 यूनिट्स हैं और 5 जाएंगे 5.75 वाले, 27.75 और 5 जाएंगे आपके 6.1 वाले, 30.5। बैलेंस अपडेट करेंगे, 20 रह गए 6.1 वाले 122 और 10 रह गए आपके 5.75 वाले 57.5। ट्रांजैक्शन क्लोज, बैलेंस अपडेट और डेट क्लोज। 26 के बाद बारी है जी 29 की। अगेन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए टू बी। अब वो भी ना स्टोर के अंदर आए ना स्टोर के बाहर गए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी
क्योंकि हम तो यहाँ पे स्टोर में इश्यूज, स्टोर में रिसीट स्टोर्स के इश्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। 30 जुलाई को शॉर्टेज इन फिजिकल स्टॉक टेकिंग आ गई है जी। 30 यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में हर पीरियड एंड पे फिजिकल स्टॉक काउंट किया जाता है कि भाई हमारे स्टोर में फिजिकली यूनिट्स पड़े कितने हुए हैं, रिकॉर्ड में कितने हैं। तो जैसे उन्होंने देखा रिकॉर्ड में तो 30 थे, फिजिकल काउंट किए तो 2 की शॉर्टेज आ गई, फिजिकली शायद 28 पड़े में। वो अब शायद पिलफरेज चोरी की वजह से हुए हैं या कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, बट वट एवर द केसेस 2 यूनिट शॉर्ट हो गए। जो यूनिट्स शॉर्ट हो जाते हैं उनके हिसाब से भी आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड हर पीरियड एंड पे आपके फिजिकल यूनिट से मैच होना चाहिए। तो अभी तो मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इन 2 यूनिट्स को यहाँ पे इशूज के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे और हम FIFO के अंदाज में ही 6.1 में से ही इनको इशू कर देंगे 12.2 और हम बैलेंस अपडेट कर लेंगे 18 यूनिट 6.1 वाले 10 9.80 और 10 यूनिट्स 5.75 57.50। हमसे मांगा गया है पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ स्टॉक बताइए, तो पीरियड एंड कॉस्ट इज 167.30 यूनिट्स एंड 28। ये जी हमने पीरियड एंड पे इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये जो हमारे लॉस यूनिट्स हुए हैं इनका सलूक क्या होना है, पीछे तो ज़रा थोड़ा सा समझ लें बात क्या हुआ। पीछे तो हमने जो मटेरियल इशू कर किया डायरेक्ट था, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया, इनडायरेक्ट था ओवरहेड को चार्ज कर दिया, ऐसा ही है ना। डायरेक्ट इशू किया वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दो, इनडायरेक्ट इशू किया ओवरहेड को डेबिट कर दो। अब ये भी हमने एक तरह का इशू ही रिकॉर्ड किया ना, लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं है, तो ये भी बेसिकली ओवरहेड को ही चार्ज होता है। ये जो लॉस यूनिट्स हैं ये भी आपके ओवरहेड को ही चार्ज होगा, पीएनएल को चार्ज होगा, वर्क इन प्रोसेस को नहीं जाता ये, ठीक है जी। इसकी ट्रीटमेंट पे आगे चल के मजीद बात करेंगे। फिलहाल जो चीज़ हमने सीखी, अगर फिजिकल स्टॉक में कोई शॉर्टेज आ जाए तो उस शॉर्टेज को हमने स्टॉक रिकॉर्ड में अपडेट करना होता है और हमने पीरियड एंड पे इंश्योर करना होता है कि ये यूनिट्स हमारे जो स्टोर में यूनिट्स पड़े हैं उनसे मैच करें। फ़र्क है, रिकॉर्ड करेंगे, अपडेट कर देंगे। और FIFO के अंदाज में रिकॉर्ड किया, पहली लॉट में से ही ये हमने 2 यूनिट्स माइनस कर दिए जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पे एक बार फिर बात करेंगे। कुछ तो बेसिक सी अकाउंटिंग हमने सीखी भी है जब हम ओवरहेड पे अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अब आप पढ़ चुके हैं, उसके रेफरेंस से भी कोई थोड़ी सी बात हो जाएगी। और कल हम इस अकाउंटिंग की डिस्कशन को ब्रीफली क्लोज करके 5 पेपर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।